Earthquake can cause floods, landslides and tsunamis. Earthquake की वजह से क्या क्या आ सकता है? फ्लूड आ सकता है, लैंडस्लाइड्स हो सकती है, सुनामीज आ सकती है. A major tsunamis occurs in the Indian Ocean in 26 December 2004. सबसे बड़ी जो मेजर सुनामी अब तक की आई थी इंडिया में, वो इंडियन ओशन में, वो 26 दिसंबर 2004 में आई थी. All the coastal areas around the ocean suffered the hug losses. Means जितने भी कोस्टल एरियाज थे, कोस्टल एरियाज समझते हैं आप, जरूर जानते होंगे. कोस्टल एरियाज जो पानी के किनारे के एरियाज होते हैं ना, जैसे समुद्र के किनारे हो गया, चाहे नदी के किनारे या फिर ओशन के किनारे जो होते हैं जगह, जो एरियाज होते हैं उन्हें हम कोस्टल एरियाज कहते हैं. तो जो उस ओशन के किनारे जो कोस्टल एरियाज थे, उन सब में बहुत बड़े लॉसेस हुए थे, बहुत सारे लॉसेस से सफ़र करना पड़ा था. चलिए एक्टिविटी पे चलते हैं. 12.6 टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड. एक वर्ल्ड का आउटलाइन मैप लीजिए. लोकेट द ईस्टर्न कोस्ट एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इन इंडिया. इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है उसे लोकेट करिए और अंडमान निकोबार आइसलैंड को, इंडिया के आइसलैंड को वहाँ पे लोकेट करिए. मार्क द कंट्रीज अराउंड द इंडियन ओशन विच कुड हैव सफर्ड डैमेज. आप उन कंट्रीज़ को मार्क करिए जो इंडियन ओशन के सराउंडेड थे, जिन्हें सुनामी के टाइम पे सफ़र करना पड़ सकता था. आप इस एक्टिविटी को एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा. ट्राई करने से आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, भूलेगा नहीं. फिर एक्टिविटी दी इसीलिए जाती है ताकि आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को समझ सको, अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक प्रॉपर वे में एक इस्टेब्लिश कर पाओ. इसलिए आपको एक्टिविटीज़ कराई जाती है, तो आपको एक्टिविटीज़ करनी चाहिए. Collect accounts of devastations caused by the tsunamis in India from your parents and other elder in the family, in the or in neighbors. मतलब अपनी फैमिली, अपने नेबर्स और पेरेंट्स से जो डेवास्टेशन हुए थे सुनामीज में, उसको आप क्या करिए, कलेक्ट करिए और उसके बारे में बात करिए. ठीक है. What cause an earthquake? अर्थक्वेक क्यों होता है? क्या किस कारण से अर्थक्वेक होता है? अर्थक्वेक होने का रीज़न क्या होता है? किस वजह से अर्थक्वेक होता है? सबसे इम्पोर्टेंट चीजेस 10. माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी दैट अर्थ इज बैलेंस्ड ऑन द हॉर्न ऑफ अ बुल एंड व्हेन द बुल शिफ्ट इट टू द अदर हॉर्न एन अर्थक्वेक टेक प्लेस. हाउ कुड इट बी ट्रू? मीन्स बूझो कह रहा है यहाँ पे कि मेरी दादी माँ बताती हैं मुझे कि ये जो हमारी अर्थ है एक बुल के एक हॉर्न पे टिकी हुई है. तो जब बुल अपने एक हॉर्न से दूसरे हॉर्न पर अर्थ को शिफ्ट करता है तो क्या होता है? अर्थ शेक करती है और अर्थक्वेक आता है. क्या ये ट्रू हो सकता है? जस्ट इमेजिन, कैन इट विल बी ट्रू? नो, इट कांट बी ट्रू. In ancient time, people did not know the true cause of earthquake. पुराने टाइम पे लोग earthquake के exact reason को नहीं जानते थे. Their ideas were therefore expressed in mythical stories such as one told by the Buzo grandmother. तब वो क्या करते थे? mythical stories बनाते थे और उसे express करते थे, जैसे कि बूजो की grandmother ने यहाँ पे एक story बता रखी है. Similar myths were प्रिलिवेंट ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में डिफरेंट स्टोरीज इसके बिहाफ पे बनाई जाती हैं. वॉट कुड कॉज डिस्टर्बेंस इनसाइड द अर्थ? क्या अर्थ के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से अर्थ में डिस्टर्बेंस होता है? इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है ना कि अगर हम ये कह रहे हैं कि अर्थक्वेक इसलिए आता है क्योंकि अर्थ की जो क्रस्ट होती है उसमें किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस होता है, दैट्स वाई अर्थ क्या करती है? शेक करती है और अर्थक्वेक आता है. तो इम्पोर्टेंट चीज़ इज़ कि हमें ये भी तो जानना चाहिए ना कि अर्थक्वेक में जब अगर डिस्टर्बेंस होने की अर्थ के क्रस्ट में अगर डिस्टर्बेंस होने से अर्थक्वेक आ रहा है तो वो किस टाइप का डिस्टर्बेंस होता है, वो कैसा डिस्टर्बेंस होता है जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है. नाउ वी कैन नो दैट ट्रॉमर्स आर कॉज्ड बाय द
disturbance deep down inside or upper side layer of the earth called crust. मीन्स जो इनसाइड और अपर साइड लेयर है अर्थ की उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रस्ट. और जब क्रस्ट में क्या होता है, किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस होता है तब उसकी वजह से ट्रेमर्स होते हैं, ये हम जानते हैं. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट इन वन पीस. आउटर मोस्ट जो अर्थ की लेयर है, जो सबसे ऊपरी लेयर है अर्थ की, वो क्या है, एक पीस में नहीं है. इट इज फ्रेगमेंटेड, ये अलग अलग पार्ट्स में बटी हुई है. ईच फ्रेगमेंटेज इज कॉल्ड प्लेट. और हर एक फ्रेगमेंट को हम क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं. दीज प्लेट्स आर इन कंटिन्यूअल मोशन. और ये प्लेट्स क्या करती हैं, कंटिन्यूअली मोशन में रहती हैं. व्हेन दे ब्रस्ट पास्ट वन अनोदर, जब वो एक दूसरे से क्या करती हैं, टकराती हैं. और अ प्लेट गोज अंडर अनोदर ड्यू टू द कोलिजन, या फिर एक क्रस्ट जो प्लेट होती है दूसरे प्लेट के अंदर चली जाती है कोलिजन की वजह से. दे कॉज डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट. और वो क्या कर देती हैं, अर्थ क्रस्ट में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देती हैं. इट इज दिस डिस्टर्बेंस दैट शोज अप एन अर्थक्वेक ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. यही वो डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से अर्थक्वेक सरफेस पे आता है. तो अभी आप क्लियर हैं कि अर्थक्वेक क्यों आता है, किस तरीके की होती है. देखो यहाँ पे आपको दे रखा है, ये आपका ब्रशिंग पास्ट है और यहाँ पे ये कोलाइडिंग दे रखी है. जब एक लेयर दूसरी लेयर पे चढ़ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कोलाइड करते हैं. एक लेयर दूसरे लेयर के नीचे हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कोलाइड करते हैं. तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो क्या करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आती है. अब देखो बूझो फिर कुछ पूछ रहा है. क्या पूछ रहा है, इफ साइंटिस्ट नो सो मच अबाउट अर्थक्वेक कैन दे ऑल्सो प्रिडिक्ट व्हेन एंड वेयर नेक्स्ट वन विल स्ट्राइक. मीन्स अगर साइंटिस्ट इतना कुछ जानते हैं अर्थक्वेक के बारे में तो क्या वो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कब और कहाँ पे नेक्स्ट अर्थक्वेक हो सकती है. Although we know for sure what caused an earthquake, जबकि हम जानते हैं कि हालांकि हम जानते हैं कि जो है earthquake क्यों आता है, उसका रीज़न क्या होता है. It is not yet possible to predict when and where the next earthquake might occurs. लेकिन ये पता लगाना पॉसिबल नहीं है कि कब, कहाँ और किस कंडीशन में अगला earthquake आ सकता है. ठीक है. I read somewhere that underground explosions could also cause tremors. अब यहाँ पे ये कह रहे कि मैंने कई जगहों पे पढ़ा हुआ है कि जो अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन्स होते हैं उसकी वजह से भी ट्रमर्स हो सकते हैं. ट्रमर्स ऑन अर्थ कैन ऑल्सो बी कॉज व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट और अ मेटेर हिट्स द अर्थ. मीन्स ट्रमर्स तब भी हो सकते हैं जब क्या होता है, कोई वोल्केनो इरप्शन हो रहा है या फिर कोई ट्रमर्स अर्थ की प्लेट्स को हिट कर रहा है. और एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज कैरिड आउट. अगर कोई अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन हो रहा है तब भी अर्थक्वेक क्या हो सकता है, आ सकता है. हाउएवर द मोस्ट अर्थक्वेक आर कॉज बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट. लेकिन ज़्यादातर जो अर्थक्वेक्स होते हैं वो अर्थ की जो प्लेट्स होती हैं उनकी मूवमेंट की वजह से आते हैं. सिंस अर्थक्वेक आर कॉज बाय द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, द बाउंड्रीज ऑफ प्लेट्स आर द वीक जोन वेयर द अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू ऑकर्स. मीन्स अर्थक्वेक क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द जो मूवमेंट ऑफ प्लेट्स होती हैं उनकी वजह से आते हैं. और जो प्लेट्स की बाउंड्रीज होती हैं वो जोन काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक के लिए बहुत ज़्यादा मतलब हैविली होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे खतरा बहुत ज़्यादा होता है. द वीक जोन आर ऑल्सो नोन एज सेस्मिक और फॉल्ट जोन. उसे हम क्या कहते हैं, सेस्मिक कहते हैं या फिर फॉल्ट जोन कहते हैं उस जोन को. इन इंडिया द एरियाज मोस्ट थ्रेटेंड आर कश्मीर. इस टाइम पे जो इंडिया में सबसे जो थ्रेटेंड मोस्ट एरिया है वो क्या है, कश्मीर है. वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज, द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट रन ऑफ कच्छ, राजस्थान एंड द इंडो गैंगस्टिक प्लेन. मीन्स
वेस्टर्न में देखा जाए तो वेस्टर्न सेंट्रल हिमालयाज और होल नॉर्थ ईस्ट और रन ऑफ कच्छ और राजस्थान एंड इंडो गंगस्टिक प्लेन्स, जो हम जिस साइड में हम लोग हैं यूपी बिहार, इंडो गंगस्टिक प्लेन्स, ठीक है। सम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया ऑल्सो फॉल इन डेंजर जोन, जैसे इंडिया के कुछ साउथ इंडिया के भी कुछ पार्ट हैं जो डेंजर जोन में आते हैं। देखिए ये चीज़ें आपको यहाँ पे डिनोट कर रखी है जहाँ जहाँ अर्थक्वेक आ सकते हैं, ठीक है। तो इस ग्राफ को एक बार ध्यान से देखिए, देखिए कहाँ कहाँ तक आपका ये रहा इंडियन प्लेट, इंडियन ओशियन एंड माउंट एवरेस्ट, ये आपका गंगास प्लेन जो हमारा यूपी बिहार का एरिया है, हिमालय हो गया, तिब्बतन प्लेट्यू हो गया, ठीक है। तो ये आपका यूरेशियन प्लेट्स हो गई। तो जो हिमालय कैसे बना है, 2 प्लेट्स के फॉर्मेशन से बना है। पहले एशिया और यूरोप अलग अलग था, जब यूरोप और एशिया क्या हुए, टक्कर किए तो हिमालय बना, ठीक है। तो वही चीज़ के ये मतलब ये जोन आपका काफ़ी ज़्यादा खास करके कश्मीर हमारा ऊपर पड़ता है, तो ये जोन काफ़ी ज़्यादा हमारा डेंजर जोन में आता है। द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल कॉल्ड रिचर स्केल। मीन्स कितना हैवी अर्थक्वेक था, इसको मेज़र करने के लिए एक स्केल होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अर्थक्वेक के उसके मैग्नीट्यूड को मेज़र करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रिचर स्केल कहते हैं। रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक हैव मैग्नीट्यूड्स हायर देन 7 ऑन द रिचर स्केल, मतलब जो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स होता है उसका रिचर स्केल पे जो रीडिंग होती है मोर देन 7 होती है, हायर देन 7 होती है। बोथ भुज एंड कश्मीर अर्थक्वेक हैड मैग्नीट्यूड्स ग्रेटर देन 7.5। दोनों जो अर्थक्वेक, जो मेजर अर्थक्वेक अभी आपको बताए गए थे ना, भुज और कश्मीर वाला, दोनों अर्थक्वेक इतने मेजर थे जिनकी मेजर स्केल पे रिचर स्केल पे जो मैग्नीट्यूड्स थे 7.5 से ज़्यादा थे, ठीक है। हियर सम इम्पोर्टेंट ग्राफिक्स एंड आप इसे पढ़ लेंगे, ठीक है, आप इसे समझ लेंगे। इसमें कुछ खास है नहीं, एक एक्टिविटी है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप चाहें तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। फिलहाल के लिए हम चलते हैं अपने टॉपिक को, उसको कवर करते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के अगेंस्ट हम प्रोटेक्शन क्या कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे हम अर्थक्वेक से बच सकते हैं। वी नो फ्रॉम अर्लियर पेज दैट अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्ट। हम पहले अभी अर्लियर पेज पे हमने ये चीज़ अभी डिस्कस करी ना, जस्ट बूझो की कहानी में हमने जब पढ़ा तो हमने ये चीज़ डिस्कस करी ना कि अर्थक्वेक को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अनुमान नहीं लगा सकते कि कब अर्थक्वेक आएगा, या फिर डिसाइड नहीं कर सकते कि कब अर्थक्वेक आएगा। वी हैव ऑल्सो सीन दैट दे कैन बी हाईली डिस्ट्रक्टिव, और हम ये भी जानते हैं कि वो बहुत ही हाईली डिस्ट्रक्टिव होते हैं। इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट दैट वी टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम ऑल द टाइम। मीन्स तब इसलिए हमें ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम खुद को एक नेसेसरी प्रिकॉशन लेकर के खुद की प्रोटेक्शन करें, खुद को प्रोटेक्ट रखें। People living in a seismic zone where the earthquake are more likely to occur have to be specially prepared। मीन्स वो लोग जो सेस्मिक जोन में रहते हैं जहाँ अर्थक्वेक मोस्टली आते रहते हैं, ऐसे लोगों को स्पेशल प्रिकॉशंस की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स इन दीज जोन शुड बी सो डिजाइंड दैट दे कैन नॉट withstand major ट्रेमर्स। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो वहाँ की बिल्डिंग्स होती हैं उनको इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए कि जो मेजर ट्रेमर्स होते हैं उनके टाइम पर भी वो विथस्टैंड ना हो, मतलब गिरे नहीं। मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कैन मेक इट पॉसिबल। जो मॉडर्न बिल्डिंग बनाने की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इसे पॉसिबल कर सकती है। इट इज़ advisable to make the structure simple so that it is quake safe means ये एडवाइस है कि जो उसका स्ट्रक्चर इतना सिंपल हो जिसकी वजह से वो क्या हो, सेफ हो।
कंस्ट्रक्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स। सबसे पहले आपको अपनी बिल्डिंग बनाने से पहले एक क्वालिफाइड आर्किटेक्ट या फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियर से कंसल्ट करना चाहिए। इन हाईली सेस्मिक एरियाज द यूज ऑफ मड एंड टिम्बर इज बेटर दैन यूजिंग द हेवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। मतलब हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल का यूज़ करने से अच्छा है कि जो सेस्मिक एरियाज हैं उनमें मड और टिम्बर का यूज़ किया जाए बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। कीप रूफ एज लाइट एज पॉसिबल। रूफ को और जितना हो सके उतना लाइट आपको रखना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना करे। इन केस द स्ट्रक्चर फॉल द डैमेज विल नॉट बी हैवी। अगर इन केस वो क्या होता है, स्ट्रक्चर गिर जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, इट इज़ बेटर इफ द कपबोर्ड्स एंड shelves are fixed to the walls so that they do not fall easily। means ये सेफ होगा कि उस जो कबर्ड्स हो गए या सेफ्स हो गए उनको वॉल से फिक्स किया जाए ताकि वो इजीली गिरे नहीं। बी केयरफुल वेयर यू हैंग वॉल क्लॉक्स, फोटो फ्रेम्स, वाटर हीटर्स एक्सेट्रा सो दैट इन इवेंट ऑफ एन अर्थक्वेक दे डू नॉट फॉल ऑन पीपल। मीन्स आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जो आपने वॉल क्लॉक लगाई हो या फोटो फ्रेम्स लगाया हो या वाटर हीटर्स जो लगाया हो वो अर्थक्वेक के टाइम पे ऐसी जगह पे फिक्स होने चाहिए कि वो किसी के सर पे ना गिरे, कहीं लोगों को उससे डैमेज ना हो। सिंस समटाइम बिल्डिंग्स में कैच फायर ड्यू टू द अर्थक्वेक इट इज नेसेसरी दैट द ऑल बिल्डिंग्स स्पेशली टॉल बिल्डिंग्स हैव फायर फाइटनिंग इक्विपमेंट इन वर्किंग ऑर्डर। मीन्स कुछ बिल्डिंग्स अर्थक्वेक के टाइम पे कुछ बिल्डिंग्स में क्या हो जाती हैं, आग लग जाती हैं। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो स्पेशली जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें फायर फाइटिंग इक्विपमेंट ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, next is the Central Building Research Institute Roorkee has developed know how to make a quake resistant house। means जो सेंट्रल बिल्डिंग इंस्टीट्यूट है जिसको रुड़की कहते हैं उसने एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है जिसके थ्रू हम एक क्वेक रेजिस्टेंट हाउस बना सकते हैं। मतलब जिसमें अर्थक्वेक का बहुत रेयर इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत कम इम्पैक्ट पड़ता है। इन दिस इवेंट दैट एन अर्थक्वेक डज स्ट्राइक टेक द फॉलो स्टेप टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ। अगर कभी अचानक से अर्थक्वेक हो तो हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। इफ़ यू आर एट होम, अगर आप अपने घर पे हैं देन टेक शेल्टर अंडर अ टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप। किसी टेबल के नीचे आप क्या हो जाइए, जगह बना लीजिए, वहीं पे किसी की टेबल के नीचे बैठ जाइए और तब तक बाहर मत निकलिए जब तक कि शेकिंग क्या हो, स्टॉप ना हो जाए। स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट दैट मे फॉल ऑन यू। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आप पे गिर सकती है, जो बड़ी चीज़ हो, उससे आप क्या हो, दूर रहिए। इफ़ यू आर इन बेड डू नॉट गेट अप, प्रोटेक्ट योर हेड विद द पिलो। अगर आप बेड में सोए हैं तो आप उठिए मत, वहीं पे अपने सिर को पिलो से ढक लीजिए। इफ़ यू आर आउटडोर, अगर आप बाहर हैं तब आप क्या करेंगे, फाइंड अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज, ओवरहेड पावर लाइन्स, ड्रॉप द ग्राउंड। मीन्स आप अगर बाहर हैं तो ऐसे स्पॉट को आप ढूंढिए जहाँ पर कोई बिल्डिंग ना हो, कोई ट्रीज ना हो, या फिर आपके सर पे कोई लाइन जो ओवरहेड पावर लाइन्स जो जाती हैं, मतलब जो लाइन के केबल्स जाते हैं वो सब ना हो। आप खंबे वगैरह से दूर खड़े हो जाइए जहाँ पे ग्राउंड एकदम क्लियर हो। इफ़ यू आर इन कार और बस, अगर आप कार या बस में हैं डू नॉट कम आउट, बाहर मत निकलिए। आस्क ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू अ क्लियर स्पॉट, और ड्राइवर को कहिए कि एक क्लियर स्पॉट पे धीरे धीरे ड्राइव करके ले जाए। डू नॉट कम आउट टिल द ट्रमर स्टॉप, जब तक कि अर्थक्वेक क्या हो, स्टॉप ना हो जाए तब तक बाहर मत आइए। ठीक है, नाउ ये चैप्टर इज completed. So how was your chapter? How was the lecture? Share your experience with me. Thank you. Bye bye and take care.